आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव और एलोपैथिक दवाई यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच चल रहे मतभेद की। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा रामदेव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं अपने विवादित बयान को लेके। उनका कहना है कि उनके पतंजलि का कोरोना की तमाम तरह की दवाइयों से ज्यादा कारगर है, जिसके बाद अब डॉक्टरों ने उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। आइए देखिए क्या है पूरा मामला। पिछले साल जब हरिद्वार में मुख्यालय रखने वाली आयुर्वेदिक औषधि कंपनी पतंजलि ने कोरोलिन दवा लॉन्च की थी, तब भी इसे लेकर विवाद हुआ था और बाद में इसे कोरोना की प्रमाणित दवा की जगह सपोर्टिंग मेडिसिन कहा गया था। योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा एलोपैथी के खिलाफ की गई बयानबाजी के मामले में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह किसी की व्यक्तिगत राय है। इस मामले में कोर्ट में मुकदमा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस बारे में आरोप लगाने वाली दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को गुरुवार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के बारे में गलत प्रचार से रामदेव को रोकने के संबंध में डीएमए ने जो अर्जी दायर की थी, उस पर सुनवाई करते हुए डीएमए को इस मामले में कोई पार्टी ही न मानते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह कोर्ट और मेडिकल फोर्स का समय बर्बाद करना है। दिल्ली हाईकोर्ट में डीएमए की तरफ से कहा गया था कि स्वामी रामदेव के द्वारा दिए गए बयान में तमाम डॉक्टर आहत हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एलोपैथिक इतना कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट पे अर्जी दाखिल कर दी जाए। एलोपैथी इतना कमजोर पेशा नहीं है। आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। अर्जी में डीएमए ने कहा था कि कोविड-19 के इलाज के रूप में कोरोनिल का झूठा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने डीएमए से कहा कि आप वीडियो को अदालत में ही ना पेश कर सके, अगर वो यूट्यूब से हटा दिया गया है तो वो बेकार है। आपको मूल दस्तावेज फाइल करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो आयुष मंत्रालय इस मामले को देखेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 90। सेडवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि सेडवा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त रेतीले तूफान के बाद में हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सेडवा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त रेतीले टीलों से छाया रहा है रेत का गुब्बारा। साथ ही साथ प्रभावित ग्रामीण इलाकों में इस तेज रेतीले तूफान का जबरदस्त असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं देर रात को सरहदी क्षेत्र में तेज धूल भरी आंधी का दौर अचानक शुरू हुआ और रेत के बवंडर से घर हुए। मिट्टी व डस्ट से फूल रेत के बवंडर से लोगों का जीना भी अस्त व्यस्त हुआ है। सेडवा कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी बाधित होती हुई नजर आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं आपके सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था और उसके तुरंत बाद में कल राजस्थान के अंदर मंत्री परिषद की बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सीबीएसई के बाद में अब राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी इसमें बड़ी बात तो यह है कि फॉर्मूला तय नहीं किया गया कि किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 10वीं के लिए शायद 11वीं कक्षा में 10वीं क्लास का 30% पाठ्यक्रम अभी रखा जा सकता है और उसके बाद में इनकी गणना की जाएगी। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसमें अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं है और इसके लिए 7 दिन के अंदर अंदर सरकार इस पर निर्णय ले सकती है कि किस आधार पर उनको मूल्यांकन किया जाएगा और कैसे उनका कार्य किया जाएगा। वहीं साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय बना हुआ है और इसी के चलते हुए राजस्थान के कई क्षेत्रों के अंदर भारी बारिश भी देखने को मिली है। भारी बारिश के कारण 12 जिले के अंदर ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण 3 टप्पड़ भी उड़ चुके हैं और उसी के कारण एक व्यक्ति की 12 जिले के अंदर मौत भी इसके कारण हो चुकी है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि कल मंत्री परिषद की बैठक राजस्थान के अंदर तो हुई है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नहीं बनती थी, लेकिन इस बार तो मंत्रियों की ही आपस में बनती भी नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री यानी कि
शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं, और उसके बाद में राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, कल दोनों मंत्रिपरिषद की बैठक में आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। आप सभी को बता दूं कि इसमें बात आखिरकार है तो है क्या। डोटासरा ने कहा था कि वैक्सीनेशन मामले में सभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम। तो इसके जवाब में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि वैक्सीन कलेक्टर देगा या फिर मोदी सरकार। तो इसी को लेकर के दोनों के बीच में गर्मागर्मी बढ़ गई और गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आपके बीच में मैं नहीं बोला था, तो आप मेरे बीच में मेरे को टोकिए मत। और इसी को लेकर के दोनों की बहस बढ़ गई और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मीटिंग को छोड़ करके भी जाने लगे थे, लेकिन मंत्रियों की समझाइश पर वह वहां पर रुक गए थे। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसमें कुछ छूट दी गई है, लेकिन इस छूट का कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर कल कुछ ऐसी जगह और ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली है और इसी के चलते हुए सीधा सीधा इसका असर आंकड़ों पे पड़ चुका है। हम बात करें तो आप सभी को बता दूं कि पहले जो एक दिन पहले जो कोरोना के संक्रमित मरीज आए थे वो 1002 आए थे, और अब अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में यह आंकड़ा बढ़ चुका है। कितना बड़ा है मैं आप सभी को इन आंकड़ों से अवगत करवाता हूँ। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल 1276 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ साथ 65 लोगों की जान भी कोरोना वायरस की वजह से चली गई है। साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 241 मामले सामने आए हैं और वहीं अलवर के अंदर 121 मामले सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में। आइए अब तक की नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तबीयत बिगड़ने पर उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। राम रहीम के पेट में दर्द की शिकायत के बाद पीजीआई में भर्ती करवाया गया। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया। उसके पहले 12 मई को भी ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण राम रहीम को इसी अस्पताल में लाया गया था। सूत्रों की माने तो राम रहीम इस बार कोविड जांच कराने के लिए तैयार हो गया है। पिछली बार उसने कोविड जांच कराने से मना कर दिया था। वहीं पीजीआई में राम रहीम का सीटी स्कैन किया गया, पेट और दिल की जांच की गई। फिलहाल उसका स्वास्थ्य सामान्य है और उसे वापस जेल भेज दिया गया है। पूर्व विधायक एवं जजपा नेता पूर्ण सिंह डाबड़ा का बुधवार को कोरोना से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। मेदांता अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्ण सिंह डाबड़ा 2000 से 2005 तक घिराए इलाके के विधायक रहे थे। उनके निधन पर उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्ण सिंह डाबड़ा के निधन का दुख जताया है। बता दें कि 75 वर्षीय पूर्ण सिंह कोरोना का इलाज कराने के लिए मेदांता में भर्ती हुए थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे किसान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के विरोध में किसान ने बुधवार शाम को हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा को जाम कर दिया। जाम करने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौरतलब है कि मंगलवार को टोहाना में किसानों के विधायक देवेंद्र बबली का काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। उस दौरान किसानों के विधायक की शिकायत पर मामला दर्ज होने की बात सामने आई थी। वहीं किसानों ने कहा कि आज भाजपा गठबंधन सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी करने पर तुली है, जिसके देश का किसान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज तो विधायक पर होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने किसानों को भड़काने के साथ दुष्व्यवहार करने का काम किया है। किसान नेता मालिक ने कहा कि किसान 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से आंदोलनरत है, मगर सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है, मगर आए दिन किसानों पर मामला दर्ज कराने में लगी हुई है। दुबई से पदक जीतकर हिसार पहुंचे वह बॉक्सर स्वीटी बुरा का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों क्षेत्रवासियों ने स्वीटी का हिसार पहुंचने पर खुशी से नाचते गाते हुए उनका स्वागत किया। सभी ने कहा कि स्वीटी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम खेल में सम्मान दिलाया है। सेक्टर 14 स्थित स्वीटी के आवास पर लोगों ने स्वीटी बुरा को बधाइयां दी। वहीं किसान महेंद्र सिंह की बेटी स्वीटी
बुधवार को दुबई से हिसार पहुंची थी। शाम 6 बजे जब हिसार आने की सूचना मिली तो परिचित स्वीटी को बधाई देने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता के बीच ताहिमाम जैसी स्थिति बनी हुई है। डीजल पेट्रोल के बाद सरसों के तेल, रिफाइंड, दाल, सब्जी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीजें भी अब महंगी होती गई हैं। आपको बता दें कि आम जनता की माने तो कांग्रेस के घोटालों से परेशान हो उन्हें मोदी जी को वोट दिया था, लेकिन अब मोदी सरकार भी कांग्रेस की राह पर चलने लगी है। कोरोना ने पहले ही आम जनता को परेशान किया हुआ है, ऐसे में महंगाई ने आग में घी डालने जैसा काम किया है। वहीं सदर बाजार में खरीदारी करने पहुंची महिलाओं की माने तो उन्हें पहले वो सरसों तेल का रिफाइन का 15 लीटर का टीन का डब्बा खरीदा करती थी, अब 2 किलो का डब्बा खरीदना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सरसों के तेल तो इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर नहीं है, ऐसे में सरसों तेल के दाम क्यों आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए लीटर सरसों का तेल अब 190 से 200 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, जबकि सरसों की फसल की आवक अभी मार्केट में आई ही है। रिफाइन का रेट 1200 रुपए 1600 रुपए लीटर के टिन था, अब बढ़कर 2200 से 2300 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वही इसे देखने वाली बात यह है कि इस विकराल में होती महंगाई के पीछे हर रोज पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी या फिर जमाखोरी का काला कारोबार, यानी जो किसान कहने लगे हैं कि अगर मंडियां प्राइवेट हुई तो खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा, जैसा कारण तो नहीं है। हमारा हरियाणा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। फुलेरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि देर रात कुएं में गिरने से 27 वर्षीय युवती की मौत हो चुकी है। फुलेरा थाना क्षेत्र के कंडेरिया की ढाणी का यह मामला बताया जा रहा है, तो वहीं ग्रामीणों की सूचना पर फुलेरा थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने देर रात शव को सांबरलेक सीएचसी की मोर्चरी में भी रखवाया है और आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। Hello, good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. The report of Rashtriya Janata Dal, which contested the polls in alliance with the Congress and emerged as the single largest party with 75 seats in 243-member house, is unavailable on the website, but the party said it spent 7 crore 93 lakh on electioneering. The Bahujan Samaj Party, which won the 1 seat and shown the expenditure of 4 crores, the BJP won 74 seats and formed the government with JDU 43 seats, and other smaller parties spent amount 25 crores on the travel of its stars and campaigner. During the polls, including on helicopters, the BJP's expenditure was around 30 crores less than in 2015 election, while the Congress, Janata Dal United and RJD spent more than 2020 polls. The BJP spent over 100 crores and the Congress 18 crores and RJD 94 lakh in 2015 assembly polls. The magistrates courts in Dominica and denied bail to fugitive Mehul Choksi after the state attorney of Dominica argued that he is facing 11 offences in India and extradition proceeding in Antigua and could be a flight risk according to the reports in local media. The matter has been adjourned to June 14 when the illegal entry charge will be heard. Interestingly, the state attorney Sharma, while listening the illegal entry charges against Choksi, also informed the magistrate that entered Dominica illegally on May 21st. Till now, it was being claimed by his family and lawyer that he went missing from Antigua on May 23rd. Rakesh Pandita, a leader of Bharatiya Janata Party, was shot dead while his friend Mustaq Ahmed's daughter suffered injury in the shooting and was hospitalized in a critical condition. Rakesh Pandita, a leader of Bharatiya Janata Party, was shot dead while his friend Mustaq Ahmed's daughter suffered injuries in shooting and was hospitalized in a critical conditions. People Anti-Fascist Front, the group, claimed responsibility for killing in the statement that accused Pandita for creating a networks of informal drug trafficking and immoral activities. It added it was keeping an eye on the activities of the forces. Police said PAFF appears to be a front of militant organization active in South Kashmir and added security forces have cordoned off the attack scene and launched a search operation to NAB the assailants. They added the Pandita's personal security forces were not accompanying him when he was attacked. Police city then said should have avoided going in the Naib village without his security cover, which was provided to him along with the secure accommodation in Srinagar. Dera Sacha saw the Chief Gurmeet Ram Rahim under a CT scan a postgraduate institute of medical science on Thursday morning after he complained of stomachache. A PGIMS officials and Ram Rahim was brought from the
Sonaria jail at 6 a.m. His condition is stable. We have examined him and conducted a CT scan. The report is awaited. The official said Ram Rahim was sent back to Sonaria jail near Rohtak under tight security after the scan. Former actress Sana Khan stood up for herself in front of her over 4 million Instagram followers, where one person commented about her appearance in a recent post. Sana announced her retirement from the entertainment industry last year before she married Anas Syed. On Wednesday, Sana posted a picture of herself wearing a hijab and holding a container of coffee. इतना पढ़ाई लिखाई कष्ट करके किया फायदा, वही तो सबके जैसा पढ़ के अंदर रहना. The person wrote. Sana responded, if despite wearing a veil, I can do my business, have amazing in-laws and husband, what more I want? Most important, Allah is protecting me in every way and have completed my education too. So isn't it a win-win situation? That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. वही खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि ब्रजभूमि फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष को कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया है. तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर. ब्रजभूमि फाउंडेशन दौसा जिला की जिला अध्यक्ष अनामिका शर्मा को एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन बीकानेर के द्वारा वैश्विक आपदा कोविड-19 के विरुद्ध निस्वार्थ भाव से सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान की सराहना करते हुए कोरोना महामारी में की गई सेवा से मानवता की नई मिसाल कायम करने पर कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है. ब्रजभूमि संस्था द्वारा चलाए जा रहे कोविड हेल्पलाइन ग्रुप ने दौसा में अभी तक 50 से अधिक लोगों तक मदद भी पहुंचाई. यह ग्रुप दौसा ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों में मदद पहुंचा चुका है और किसी भी मरीज के सूचना मिलते ही ग्रुप के सदस्य उसकी मदद में लग जाते हैं. आईसीयू में बेड उपलब्ध करवाना, इंजेक्शन, दवाइयां पहुंचाना, प्लाज्मा पहुंचाना मथुरा से 2019 से शुरू की गई नारी शक्ति को प्रमाण मंच का उद्देश्य समाज में सेवा दे रही महिलाओं को मंच प्रदान करके सम्मानित करना है, जो आज भारत के 12 राज्यों के 80 से ज़्यादा जिलों में कार्यरत है और 2 महीनों से कोरोना महामारी से लड़ने हेतु कोविड हेल्पलाइन नाम से प्रत्येक जिले में सेवा भी कर रही है. इस मंच की मेंटोर मथुरा सांसद हेमा मालिनी तथा फाउंडर अश्विनी चौधरी के सानिध्य में इसकी शुरुआत की कर रही है और नारी शक्ति को प्रणाम की राजस्थान प्रेसिडेंट निधि सिंह ताक, दौसा जिले की प्रेसिडेंट अनामिका शर्मा तथा राज्य की अन्य सभी जिलों की प्रेसिडेंट इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं. आपको ये सम्मान दिया गया, किस उपलक्ष्य में दिया गया? ये कोरोना महामारी के चलते हुए हमारा ब्रजभूमि फाउंडेशन में नारी शक्ति को प्रणाम मंच है, उसकी दौसा जिला से मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये जो मंच है 2019 से कार्यरत है और आज भारत के 12 राज्यों के लगभग 80 से अधिक जिलों में अपनी सेवाएं दे रहा है. कोविड-19 की हेल्पलाइन की तर्ज पर ऑनलाइन ये एक सेवा चल रही है. जहाँ से भी कॉल आता है, रिक्वायरमेंट आती है, तुरंत वहाँ हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, सब वहाँ जैसे बेड उपलब्ध करवाना है, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धि करवानी है, उनको दवाइयों की आवश्यकता है, या जो जिनके घर वाले जिनमें जहाँ खाने वाने की भी तकलीफ है, जहाँ खाना नहीं बना सकते तो उनको क्या है खाना भी प्रोवाइड करवा है. तो ये सारी संस्था हमारी सारी मदद कर रही है और ये पूरी एक टीम है जो पूरी ऑल ओवर इंडिया में आज चल रही है. हमारे इस ब्रजभूमि फाउंडेशन की जो फाउंडर हैं वो है अश्विनी चौधरी जी मथुरा से और हेमा मालिनी जी जो मथुरा की सांसद हैं वो इनकी मेंटोर है. आपका नाम? मेरा नाम अनामिका शर्मा है. मैं दौसा जिला की नारी शक्ति को प्रणाम प्रेसिडेंट हूँ और आज मुझे एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन संस्था जो बीकानेर से है वहाँ से मुझे कोरोना योद्धा से सम्मानित किया गया है और उसके लिए मैं संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. मैं और मेरी पूरी टीम आगे भी जैसे भी देश के लिए योगदान देने में पूरी की पूरी सहयोग देंगे. एक सेकंड. मेरा नाम अनामिका शर्मा है. मैं दौसा में नीलकंठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और नारी शक्ति को प्रणाम ब्रजभूमि फाउंडेशन के तत्वावधान में जो नारी शक्ति को प्रणाम मंच है उसकी दौसा जिला से प्रेसिडेंट हूँ. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में. मैं हूं मानसी. गहलोत सरकार का बड़ा फैसला. 10
10वीं 12वीं परीक्षाएं रद्द करते हुए गहलोत सरकार ने लिया फैसला। जी हां, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला कि 10वीं 12वीं परीक्षाओं का असर बच्चों पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द करवा दी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली वैश्विक महामारी का असर बोर्ड की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। जी हां, आपको बता दें, सीबीएसई के बाद अब राजस्थान बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द। बुधवार रात को गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में लाखों छात्रों के हित को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा कि मार्किंग सिस्टम तय कर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं डोडासरा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर जल्द ही मार्किंग सिस्टम तय करेंगे। मार्किंग सिस्टम से सहमत नहीं होने वाले छात्रों के लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सीबीएसई में भी इसी तरह का विकल्प खुला रखा गया है। राजस्थान में भी उसे अपनाया जा सकता है। वैक्सीनेशन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल के सभी साथियों से चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी, इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके। यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12वीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीज़ें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। Hello, good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. The report of Rashtriya Janata Dal, which contested the polls in alliance with the Congress and emerged as the single largest party with 75 seats in 243-member house, is unavailable on the website, but the party said it spent 7 crore 93 lakh on electioneering. The Bahujan Samaj Party, which won the 1 seat and shown the expenditure of 4 crores, the BJP won 74 seats and formed the government with JDU. 43 seats and other smaller parties spent amount 25 crores on the travel of its stars and campaigner.
During the polls, including on helicopters, the BJP's expenditure was around 30 crores less than in 2015 election, while the Congress, Janata Dal United and RJD spent more than 2020 polls. The BJP spent over 100 crores and the Congress 18 crores and RJD 94 lakh in 2015 assembly polls. The magistrates courts in Dominica and denied bail to fugitive Mehul Choksi after the state attorney of Dominica argued that he is facing 11 offences in India and extradition proceeding in Antigua and could be a flight risk according to the reports in local media. The matter has been adjourned to June 14 when the illegal entry charge will be heard. Interestingly, the state attorney Sharma, while listening the illegal entry charges against Choksi, also informed the magistrate that entered Dominica illegally on May 21st. Till now, it was being claimed by his family and lawyer that he went missing from Antigua on May 23rd. Rakesh Pandita, a leader of Bharatiya Janata Party, was shot dead while his friend Mustaq Ahmad's daughter suffered injury in the shooting and was hospitalized in a critical condition. Rakesh Pandita, a leader of Bharatiya Janata Party, was shot dead while his friend Mustaq Ahmad's daughter suffered injuries in shooting and was hospitalized in a critical condition. People Anti-Fascist Front, the group, claimed responsibility for killing in the statement that accused Pandita for creating a networks of informal drug trafficking and immoral activities. It added it was keeping an eye on the activities of the forces. Police said PAFF appears to be a front of militant organization active in South Kashmir and added security forces have cordoned off the attack scene and launched a search operation to NAB the assailants. They added the Pandita's personal security forces were not accompanying him when he was attacked. Police city then said should have avoided going in the Naib village without his security cover, which was provided to him along with the secure accommodation in Srinagar. Dera Sacha saw the Chief Gurmeet Ram Rahim under a CT scan, a postgraduate Institute of Medical Science, on Thursday morning after he complained of stomachache. A PGIMS officials and Ram Rahim was brought from the Sonaria jail at 6 am. His condition is stable. We have examined him and conducted a CT scan. The report is awaited. The official said Ram Rahim was sent back to Sonaria jail near Rohtak under tight security after the scan. Former actress Sana Khan stood up for herself in front of her over 4 million Instagram followers, where one person commented about her appearance in a recent post. Sana announced her retirement from the entertainment industry last year before she married Anas Syed. On Wednesday, Sana posted a picture of herself wearing a hijab and holding a container of coffee. इतना पढ़ाई लिखाई कष्ट करके किया फायदा, वही तो सबके जैसा पढ़ के अंदर रहना. The person wrote. Sana responded, if despite wearing a veil, I can do my business, have amazing in-laws and husband, what more I want? Most important, Allah is protecting me in every way and have completed my education too. So isn't it a win-win situation? That's all for today. For further updates, stay tuned with News 19. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं मानसी। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं परीक्षाएं रद्द करते हुए गहलोत सरकार ने लिया फैसला। जी हां, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला कि 10वीं 12वीं परीक्षाओं का असर बच्चों पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द करवा दी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली वैश्विक महामारी का असर बोर्ड की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। जी हां, आपको बता दें, सीबीएसई के बाद अब राजस्थान बोर्ड की भी परीक्षाएं रद्द। बुधवार रात को गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में लाखों छात्रों के हित को देखते हुए बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा कि मार्किंग सिस्टम तय कर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। वहीं डोडासरा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक बोर्ड के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर जल्द ही मार्किंग सिस्टम तय करेंगे। मार्किंग सिस्टम से सहमत नहीं होने वाले छात्रों के लिए कोरोना खत्म होने पर परीक्षा देने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। सीबीएसई में भी इसी तरह का विकल्प खुला रखा गया है। राजस्थान में भी उसे अपनाया जा सकता है। वैक्सीनेशन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल के सभी साथियों से चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे। और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके। यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है, लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, के आधार वो पे फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12वीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीज़ें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। साइबर क्राइम के लगातार बढ़ते मामले पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है जामताड़ा और देवघर से। जी आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा और देवघर से एक मामला सामने आया है जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जामताड़ा से देवघर और देवघर से जामताड़ा जाके अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्थानों पे साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला का खुलासा जामताड़ा पुलिस अधीक्षक ने किया, जिसमें पुलिस ने ऐसे शातिर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि जामताड़ा और देवघर जिला सीमावर्ती क्षेत्र होने का फायदा उठाकर देवघर जिले के साइबर अपराधी जामताड़ा में और जामताड़ा के देवघर जिले में जाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनका बैंक जमा राशि उड़ाने का काम अपराधी कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके पास से 19 सिम कार्ड, 9 मोबाइल सेट व एटीएम कार्ड बरामद किया गया। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने बेना फाटक के नजदीक करमाटाड़ क्षेत्र में 4 व सारठ थाना क्षेत्र में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। साइबर थाना में एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर थाना की टीम ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव के नजदीक इस अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिशिंग का तरीका ये था कि कार्ड होल्डर के पास फोन आता था और उसको बताया जाता था कि मैं आरबीएल कार्ड के ऑफिस से बोल रहा हूं, आप अपना वेरिफिकेशन कराएं और वेरिफिकेशन के लिए उसका कार्ड नंबर
और उसका बर्थ डेट वो ले लिया जाता था। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। चलिए अब लोग करते हैं निवाई की ओर, जहां पर राशन संबंधित जरूरी सामान गरीब असहाय लोगों को दिया गया है, जिससे कोरोना काल में उनकी सहायता की जा सके। निवाई में कल्प संस्था द्वारा देसाई फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को कोरोना राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। संस्था की ओर से गुरुवार को निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत बड़ा गांव, मेदार कला, खाजपुरा, टोहडी गांव में 55 जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए राशन किट वितरित किए गए हैं। कल्प के जिला समन्वयक मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना तथा लॉकडाउन की वजह से प्रभावित असहाय, बेरोजगार, निर्धन परिवारों को चिन्हित कर उन्हें राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। राशन वितरण कार्यक्रम में बड़ा गांव सरपंच पिंकी साकला, उप सरपंच हंसराज गुजर एवं सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान गुजर, मेदार कला, विनोद साकला, रणजीत सिंह राजावत, बनवारी लाल प्रजापति भी उपस्थित रहे। मैं उप सरपंच हंसराज गुजर, खाजपुरा, कल्प एवं देसाई फाउंडेशन के सहयोग से हमारे गरीब लोगों को 7 किट वितरण किए गए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हनुमान गुजर, मेदार कला, पंचायत बड़ा गांव, तहसील निवाई, जिला टोंक। जो इस समय कोरोना काल में कई गरीब परिवार ऐसे थे जिनको खाने पीने की काफ़ी संकट चल रहा था। इससे कल्प एवं देसाई फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा उन सभी गरीब श्रमिकों को इस कोरोना काल में सहयोग किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी जो ये कार्यकर्ता लगे थे ट्रस्ट के, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कल्प एवं देसाई फाउंडेशन के द्वारा ग्राम पंचायत बड़ा गांव में ग्राम पंचायत मुखिया पिंकी साकला की अध्यक्षता में हमने ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर यहाँ पर 55 किटें वितरित किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। बारसोला में सकल जैन समाज ने स्वामी विवेकानंद चौराहे पर अनूप मंडल द्वारा जैन धर्म पर गलत टिप्पणी, दुष्प्रचार को लेकर जैन समाज में आक्रोश फैला है। शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। विधायक हरीश मीणा की अधिकारियों की दो टूक, कोरोना से मृतकों की संख्या को लेकर दी चेतावनी, कहा सरपंच, प्रधान व जनप्रतिनिधियों से करवाएंगे जांच। प्रदेश में अनलॉक का दूसरे दिन बाजारों में उमड़ी लापरवाही की भीड़। 11:15 के बाद भी अधिकांश बाजारें खुली रही। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं। राजस्थान में वैक्सीनेशन स्टेटस 45+ की श्रेणी में अब तक मिली करीब 1,80,544 डोज। इसमें से आर्मी के लिए जारी की गई 2,15,180 डोजेज जिले को आवंटित की गई है। करीब 1,78,24,124 डोजेज, जबकि 18+ की श्रेणी अब तक भी नहीं मिल पाई है वैक्सीनेशन। भारतमाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कंपनी मजदूर की मौत। एनकेसी कंपनी की साइट पर मजदूर की मौत। कंपनी के कार्मिक मृतक का शव नाहटा अस्पताल में पहुंचकर हुआ नदारद। मृतक के परिजनों को नहीं दी गई सूचना। सूचना मिलने के बाद नाहटा अस्पताल में परिजन पहुंचे। जयपुर में पेड़ से कैरी तोड़ने पर एक शख्स की जान ले ली जान। कैरी तोड़ने पर गुस्साए पड़ोसियों ने किया ताबड़तोड़ हमला। हमले में विजय कुमार ने दम तोड़ दिया। राजेंद्र मार्ग बापूनगर की यह घटना बताई जा रही है, जहां मृतक के बेटे ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवाया। दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हुए मामले पर सुनवाई। लोकेश शर्मा की याचिका पर शुरू हुई सुनवाई। सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने दी थी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज की एफआईआर की चुनौती। वहीं भीमाना में भुवनेश्वर होटल की दीवार व टीन शेड गिरने से 4 लोग घायल। कल देर रात तेज अंदर से गिरी होटल की दीवार।
निवाड़ा निवासी रतनलाल, कालूराम, हीरा राम व हरी सिंह हुए गंभीर रूप से घायल। होटल पर चाय पीने के लिए सभी रुके थे। 125 लोगों की गई नियुक्ति। बेरोजगार युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सीएमएचओ कार्यालय व कलेक्ट्रेट के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। यूटीबी बेसिस पर हुई थी भर्ती। एक मंत्री ने मुद्दा उठाया तो दूसरे ने लिया एक्शन। मंत्री सुभाष गर्ग ने मंत्रिमंडल में मुद्दा उठाया। भरतपुर धौलपुर के किसानों को सहकारी बैंक से ऋण वितरण का मुद्दा। इसके बाद मंत्री उदयलाल अंजना आए एक्शन में। जल्द ही ऋण वितरण का अनुमान कार्य शुरू करेंगे। आज की खबरें फटाफट बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। साइबर क्राइम के लगातार बढ़ते मामले पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है जामताड़ा और देवघर से। जी आपको बता दें कि झारखंड के जामताड़ा और देवघर से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जामताड़ा से देवघर और देवघर से जामताड़ा जाके अलग अलग टाइम पे और अलग अलग स्थानों पे साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। आइए देखिए क्या है ये पूरा मामला। साइबर अपराधी पुलिस को चकमा देने के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला का खुलासा जामताड़ा पुलिस अधीक्षक ने किया, जिसमें पुलिस ने ऐसे शातिर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि जामताड़ा और देवघर जिला सीमावर्ती क्षेत्र होने का फायदा उठाकर देवघर जिले के साइबर अपराधी जामताड़ा में और जामताड़ा के देवघर जिले में जाकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। खुद को बैंक का अधिकारी बताकर लोगों को अपने झांसे में फंसाकर उनका बैंक जमा राशि उड़ाने का काम अपराधी कर रहे थे, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके पास से 19 सिम कार्ड, 9 मोबाइल सेट व एटीएम कार्ड बरामद किया गया। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने बेना फाटक के नजदीक करमाटाड़ क्षेत्र में 4 व सारठ थाना क्षेत्र में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। साइबर थाना में एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर थाना की टीम ने जामताड़ा थाना क्षेत्र के बेड़ा गांव के नजदीक इस अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिशिंग का तरीका ये था कि कार्ड होल्डर के पास फोन आता था और उसको बताया जाता था कि मैं आरबीएल कार्ड के ऑफिस से बोल रहा हूं, आप अपना वेरिफिकेशन कराएं और वेरिफिकेशन के लिए उसका कार्ड नंबर और उसका बर्थ डेट वो ले लिया जाता था। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के तापमान की। जी हाँ, गर्मी का महीना और वो भी जून, इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पारा रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार हो रही बारिश और तेज चल रही हवाओं की वजह से इस बार गर्मी ने लोगों को राहत दी है। जहां एक तरफ कोरोना नहीं थम रहा था, कोरोना की वजह से लोग घरों में रह के परेशान हो गए थे, ऐसे में बारिश और तेज हवाओं जिसकी वजह से लगातार हो रहे तापमान में गिरावट ने लोगों को राहत की सांस दी है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जून के पहले सप्ताह में जहां औसत तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां इन दिनों महज इक्का दुक्का जिलों में 40 के पार पहुंच सका। यहां तक कि बुधवार को कोटा और चित्तौड़गढ़ में अच्छी खासी बारिश हुई। बीकानेर के कई हिस्सों में नौबता के अंतिम दिनों सड़कों पर बरसाती पानी से नाले जैसा नजारा हो गया। यही कारण है कि इस बार मॉनसून तोड़ता हुआ नजर आया, राजस्थान की ओर आता नजर आ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते इस बार मॉनसून अपने निर्धारित समय से पहले राजस्थान पहुंच सकता है। आमतौर पर 25 जून तक मॉनसून राजस्थान में आता है, लेकिन इस बार 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून में अच्छी बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक अनिल छांगानी ने कहा कि नौबता में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने के साथ ही पर्यावरण ने भी काफी तरह के संकेत दिए हैं और इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों
के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर गडरा रोड से सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार के 2 साल के कार्यकाल का पूर्ण होने पर गडरा रोड के अंदर इस बार सेवा सप्ताह के रूप में यह मनाया जा रहा है। ये जो आज पक्षियों के जो परिंदे वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये किस उद्देश्य के लिए लगाए जा रहे हैं, या आज क्या ऐसा भारतीय जनता पार्टी का? ये हमारे सेवा सप्ताह के हिसाब से और हमारे जितने मंडल कार्यकारिणी, जितना मंडल पूरा, इसके अंदर ये पानी के परिंदे और सैनिटाइज मास्क वगैरह ये वितरण किए जा रहे हैं। और हमारा जितना ये जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, वो मान लो जन सेवा में, मान लो हर घर हर इंसान की सेवा में लगी रही। कोविड-19 को लेकर तेजाराम जी, जो आपने मास्क वगैरह वितरण किए गए हैं, जो आज भी सैनिटाइज वगैरह और जो शिवालय में भी आकर परिंदे लगाए जा रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा इस बारे में? हम तो ये सब लगा रहे हैं। बाकी सब लोगों से सबसे निवेदन है, जो भी जैसे हो सके अपने अपने सेवा दें। अभी जो कोरोना का जो माहौल खराब चल रहा है, सबको ध्यान रखना और ये मास्क बांटना, दूरी रखना और घर घर जाके सबको सावधान रखना। जो अनपढ़ है उसको सबको कहना ये सावधान रखें, दूरी रखें और सेवा करें। यही है सब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वादेश राव। आज हम बात करेंगे राजस्थान के तापमान की। जी हाँ, गर्मी का महीना और वो भी जून, इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा पारा रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इस बार पश्चिमी विभोक्ष की वजह से, लगातार हो रही बारिश और तेज चल रही हवाओं की वजह से इस बार गर्मी ने लोगों को राहत दी है। जहां एक तरफ कोरोना नहीं थम रहा था, कोरोना की वजह से लोग घरों में रह के परेशान हो गए थे, ऐसे में बारिश और तेज हवाओं, जिसकी वजह से लगातार हो रहे तापमान में गिरावट ने लोगों को राहत की सांस दी है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जून के पहले सप्ताह में जहां औसत तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां इन दिनों महज इक्का दुक्का जिलों में 40 के पार पहुंच सका। यहां तक कि बुधवार को कोटा और चित्तौड़गढ़ में अच्छी खासी बारिश हुई। बीकानेर के कई हिस्सों में नौबता के अंतिम दिनों सड़कों पर बरसाती पानी से नाले जैसा नजारा हो गया। यही कारण है कि इस बार मॉनसून तोड़ता हुआ नजर आया, राजस्थान की ओर आता नजर आ रहा है। मौसम में आए इस बदलाव के चलते इस बार मॉनसून अपने निर्धारित समय से पहले राजस्थान पहुंच सकता है। आमतौर पर 25 जून तक मॉनसून राजस्थान में आता है, लेकिन इस बार 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के आने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून में अच्छी बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक अनिल छांगानी ने कहा कि नौबता में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने के साथ ही पर्यावरण ने भी काफी तरह के संकेत दिए हैं और इस बार मॉनसून अच्छा रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19। खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कल मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है
और इस मंत्री परिषद की बैठक के अंदर अनाथ हुए बच्चों को लेकर के कई अहम फैसले लेने के ऊपर मंथन अभी भी जारी है। तो आइए नजर डालते हैं कि क्या क्या मंथन इन गरीब और असहाय बच्चों के लिए किया जा सकता है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने तथा तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियां विस्तृत पर चर्चा की गई है। बैठक में इस बात पर विचार भी किया गया कि इस महामारी से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। चिकित्सा विशेषज्ञ संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय भी किया गया है। जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितनी प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। पंजाब नेशनल बैंक में कथित रूप से 13,500 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में भारत में वांटेड हीरो व्यापारी मेहुल चौकसी की ओर से दायरबंदी प्रत्याक्षीकरण मामले में बुधवार को डोमिनिका उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाएगी। उससे पहले डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने चौकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कोरोना कर्फ्यू के बीच जगह जगह शराबी गली मोहल्ले में हुड़दंगबाजी करते रहते हैं। शहर के स्थानीय लोगों और राहगीरों के साथ गाली गलौज करते हैं। ताज़ा मामले में शहर की तिब्बती मार्केट पास 2 शराबी युवकों ने हुड़दंगबाजी की है। इस दौरान पुलिस की रुस्तम टीम के वॉलंटियर्स ने उन्हें समझाया भी है, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की और बाद में स्थानीय पुलिस के 2 कांस्टेबल ने शराबियों को पकड़कर थाने ले गए। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर रहे डेवॉन कॉनवे के नाबाद शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट पर 246 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कॉनवे 240 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 136 रन बनाकर के अभी भी खेल रहे हैं। वहीं हेनरी निकोल्स दूसरे छोर पर 46 रन बनाकर के अभी भी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस ने आइथम टावर सेक्टर 22 में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल एक्सचेंज का खुलासा किया है। इसी दौरान पुलिस ने विदेशी कॉल को लोकल कॉल में एक्सचेंज करने वाले गैंग के 2 सदस्य को गिरफ्तार करने के साथ 15 डेस्कटॉप और 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। दिल्ली के छात्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुई 23 वर्षीय पहलवान सागर धनगर की हत्या के मामले में फंसे ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार की 10 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे और 3 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अपील ठुकराते हुए पहलवान को जेल भेज दिया है। 3 दिन की रिमांड मांगते हुए पुलिस ने कहा कि हमारे पास एक महत्वपूर्ण वीडियो है जो जांच के दौरान मिला है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए हमारे साथ। नमस्कार।